डॉक्टर साहब, आप एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर भी हैं, आपने डॉक्टरेट किया इन्हीं सब्जेक्ट्स में, आप इस हवाले से लिखते भी हैं। आपको क्या समझ आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन और रूस जो हैं वो यूक्रेन में फंस गए हैं, या उनकी कोई ऐसी हिकमत अमली है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? मोहित साहब, पुतिन को आप जब कह रहे हैं कि फंस गए हैं, आई थिंक ये मुनासिब है कहना, बिकॉज इन एन इंफॉर्मेशन एज जिसमें हम रह रहे हैं और जिस तरीके से सिंपथीज और आपकी सारी सिंपथीज लोगों के साथ होती हैं, द वन दैट आर बीइंग एग्रेस्ड, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो लगता ये है कि शायद किसी ऐसी दलदल में फंस गए हैं जहाँ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि वॉर को अगर आप डिफाइन करते हैं एज अ पॉलिटिकल एक्ट, तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकली तो बहुत क्लियर है पुतिन कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। रशिया को अगर हम समझना चाहते हैं कि उनका, अच्छा वो क्या है उनका, जी वो ये है कि वो रशिया का वीकनेस आपको समझना पड़ेगा रिएक्शन को समझने के लिए पुतिन के। और रशिया का सबसे बड़ा वीकनेस इस वक्त उसके फ्रंटियर्स हैं, उसका बॉर्डर है। रशिया इज अ लैंड पावर, और रशिया का जो है ना 3 बेसिकली फ्रंटियर्स बनते हैं, जो कि थिएटर ऑफ ऑपरेशंस आप कह लें। सेंट्रल एशिया जो कि कैस्पियन और वेस्टर्न बॉर्डर चाइना के दरमियान, इट्स ऑल राइट विद इट, उसकी रिपब्लिक से उसको कुछ इशू नहीं है। सिमिलरली उसको इशू नहीं है अपने सदर्न तरफ भी, कॉकेसस की तरफ भी। द थर्ड पोर्शन विच इज द ईस्टर्न यूरोप का पोर्शन, जिसमें बाल्टिक स्टेट्स को आप इंक्लूड करते देखिए, हिस्टोरिकली 3 दफा तो इन्वेड हो चुका हुआ है पिछले 200 साल में। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर में नेटो एक्सपेंशन से आके बॉर्डर के ऊपर आ गए। यानी कि मॉस्को जो कि 1500 मील दूर था नेटो फोर्सेस से, अब 200 मील दूर है। और उनके अपने, आप अगर सेंट पीटर्सबर्ग देख लें तो उसका भी ये हाल है। तो रशिया का सबसे बड़ी वीकनेस उसके बॉर्डर्स हैं, और वो इन्वेडिंग एरिया वो है, प्लेन्स हैं, जहां से पुतिन नहीं समझता। देखिए, इट्स अ ह्यूज फ्रंटियर दैट रशिया हैज, और इस मल्टीपल फ्रंट पे उसकी इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद ये कैपेसिटी नहीं है कि वो मोबिलाइजेशन कर सकते। तो उसने एक क्लियर स्टैंड लेके यूक्रेन पे बताने की कोशिश की बाइडेन को कि ये मत करो, डोंट कम ऑन दिस एरिया। और यूक्रेन और बेलारूस, ये तो 2 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि बिल्कुल वेस्टर्न फ्रंट के, सॉरी ईस्टर्न यूरोप की तरफ बिल्कुल खुला एरिया है, जो कि नहीं दे सकता पुतिन। और अब आपका जो ये सवाल है कि मिलिटरीली वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेगा, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी एक लंबी जंग होने जा रही है। और इसमें मैं इसलिए लंबी कहता हूं कि मुझे पुतिन की तरफ से, जो मैंने थोड़ा बहुत उनको पढ़ा है और मैं इंटरेस्ट लेता हूं उनकी पुतिनिज्म फिनोमिना पे, आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज बोल्ड लीडर्स जो आपके पास इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। और वो अपनी इससे जो उन्होंने स्टैंड ले लिया है, मुझे वो उससे पीछे हटता नजर नहीं आ रहे हैं, अनलेस के इसके ऊपर कोई ऐसी उनको मिले रियायत जो वो चाह रहे हैं। और उनमें सबसे बड़ी ये है कि ही डजंट वांट नेटो टू बी ऑन हिज बॉर्डर्स, ही डजंट वांट नेटो टू एक्सपैंड, एंड यूक्रेन खास तौर पे उसकी बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसके लिए, रशिया के लिए, और उसको वो नहीं जाता देख सकता। इसके लिए वो कुछ भी करेंगे, और मिलिटरीली दैट इज व्हाई ही इज इन्वेडिंग एंड ही इज इनसाइड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान, मिलिट्री और डिफेंस एनालिस्ट हैं, उसके हवाले से बहुत लिखते हैं। और उनकी बात सुन के मुझे समझ आती है कि जब तक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को बुनियादी तौर पर यह गारंटी नहीं मिलेगी कि यूक्रेन नेटो मेंबर नहीं बन सकता, उनको अपनी बेसिक कंसेशंस नहीं मिलेंगी, रूसी फ़ौजें यूक्रेन से नहीं निकलेंगी, कहा कितना ही बैनुल अक़वामी दबाव जो है वो अमेरिका और उसका मीडिया जो है वो पैदा ना करे। अब हम आते हैं अपनी दाखिली सियासत की तरफ। मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है। मुझे पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट, तजियाकार जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ ही पाकिस्तान के नोटेड पॉलिटिकल इकॉनमी के कमेंटेटर जनाब डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब मेरे साथ हैं। मुझे एडिटर सलीम बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुमताज़ तजियाकार हैं, इससे पहले नेशर अखबार के एडिटर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। तो इसी प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि अकील करीम देवी साहब भी हमें ज्वाइन कर सकें। मैं डिस्कशन का आगाज़ करना चाहता हूँ उस छोटे से टुकड़े के साथ जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक्सप्लेनेशन दी कि वो कीमतें कम करने की, जो आपने देखा कि 10 रुपये तेल की कीमत पे कमी की पर लीटर, और बिजली की कीमत में 5 रुपये पर यूनिट कमी की वज़ीर आज़म ने 2 या ढाई दिन पहले। वो कैसे मुमकिन हुआ, क्या एक्सप्लेनेशन वज़ीर आज़म ने उसकी दिया, वो सुन लेते। हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में, और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है, और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया। अगर शहर में है तो 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा अपना कारोबार शुरू करने के लिए, अगर देहात में है तो 3.5 लाख
सूद के बगैर कर्जा किसान अपनी ज़मीन पे लगाए और 20 लाख सूद के बगैर कर्जा अपना घर बनाने के लिए। मकसद ये है कि लोग खुद अपने पैर पे खड़े हों। जी, सलीम बुखारी साहब की तरफ मैं आता हूं। सलीम बुखारी साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तानी सियासत को देखते हैं। हम इसे कैसे एक्सप्लेन करें कि ऑपोजिशन की जमातें तो मसलसल ये कह रही थी कि बिजली की कीमत कहाँ जा रही है, गैस की कहाँ जा रही है, तेल की कहाँ जा रही है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने बिजली की और तेल की कीमतों में कमी की तो ऑपोजिशन खुश नजर नहीं आती। इसे हम कैसे एक्सप्लेन करें सियासी तौर पर? बहुत शुक्रिया आपका मोहित। एक तो ये कि जो इब्तदाइया आपने रूस के हवाले से और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमें सुनवाया, आई सिट वाइजर नाउ आफ्टर हैविंग लिसन टू दैट जेंटलमैन। उन्होंने मुख्तर वक्त में बहुत अच्छा तज्जिया करके हमें बता दिया कि रूस की क्या सूरत हाल है। एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए इसमें कोई शुबा नहीं है कि जहां भी रिलीफ हुकूमत की है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और ये एक अच्छा जेस्चर होता है फॉर द पीपल एट लार्ज। मगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट के अलावा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें कि एक रवानी से, एक तरतीब से कीमतें तेल की और बिजली की बढ़ती रही हैं 3.5 साल में। अगर आप कहें तो मैं आपको सेगमेंट में भी बता देता हूं कितना कितना बड़ा है, लेकिन ओवरऑल मैं आराम से ये कह सकता हूं कि 57 रुपीज पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है इन 3.5 years टेन्योर ऑफ द पीटीआई। इसी तरीके से बिजली की कीमत जो है, जो हमें जब बजट आया था इस साल का तो हमें कहा गया था कोई मिनी बजट नहीं आएगा, लेकिन ये तेल की कीमत बढ़ाना, बिजली की कीमत बढ़ाना, इसको हमेशा से मिनी बजट टर्म किया जाता है। तो मोस्ट रिसेंट 12 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत आपने बढ़ाई थी, ज्यादा अरसा नहीं हुआ, सिर्फ 14 दिन हुए इस बात को, और अब आपने उसमें से 10 रुपए का रिलीफ दे दिया। तो मुझे बताइए रिलीफ कहाँ है? 2 रुपए तो अभी भी बढ़े हुए हैं। तो इसको देखने का अंदाज है, अगर आप कहेंगे जी देखें जी 10 रुपए कीमत बढ़ा दी है, लेकिन आप इसको इसके कॉन्टेक्स्ट के बगैर नहीं देख सकते। यही हाल बिजली का है और कीमतें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बढ़ा के एक अच्छा जेस्चर जो दिया है उसको अंडू करने के लिए अल्लाह के फजलो करम से ओगरा और नेपरा दोनों तैयार बैठी हैं, क्योंकि एक समरी तैयार है 5 रुपए बिजली कीमत बढ़ाने की, दूसरी समरी तैयार है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं। अल्लाह करे कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने इस वादे पर ये क्या सियासी तौर पर वजीर आजम और उनकी जमात इस डिस्काउंट से फायदा उठा सकेंगे? क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब यूक्रेन की जंग की वजह से तवक्को ये थी कि वो ऐलान करेंगे कि तेल की कीमतें बढ़ गई, क्योंकि तेल तो $110 पर बैरल से ऊपर जा चुका है, ऊपर जा रहा है। तो उन्होंने तेल की कीमत में जो कमी की है इस मौके पे, क्या उससे सियासी तौर पे उनको हमदर्दी मिलेगी? देखिए, असूली तौर पर तो इसको हमदर्दी मिलनी चाहिए, लेकिन आप अंदरी हालात अगर इसको देखें कि एक तरफ तो पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं और मुझे ये यकीन है कि हुकूमत मजबूर हो जाएगी उसके साथ मैच करने के लिए और कीमतें फिर बढ़ेंगी। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जो सबसे ज्यादा शोर इस पे मचाती है और द पीपल एट लार्ज के आपने मुख्तलिफ टीवी स्टेशन के ऊपर, चैनल्स के ऊपर देख लिया होगा कितना स्वीयर रिएक्शन है इस रियायत के बारे में। सियासी जमातों का जहां तक तल्लुक है वो ऑलरेडी कैंपेन लॉन्च किए हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी सब सड़कों के ऊपर चढ़े हुए हैं, पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं। 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है उसकी मौलाना फजल रहमान साहब और पीडीएम ने धमकी दी हुई है। तो एक जो बिल्डअप करने की जरूरत होती है किसी भी एक कैंपेन को किसी सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, वो तो ऑलरेडी इन द मेकिंग है। लोग तंग हैं और सियासी जमातें जो हैं वो लश्करकशी किए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका वो बेनिफिट पीटीआई की हुकूमत को मिलना चाहिए था।